हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 360 डिग्री के हिस्ट्री के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इस बुक में क्लास 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी हिस्ट्री के सभी चैप्टर्स के पेज बाय पेज क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। क्लास 6 और 7 के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 से रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न चैप्टर 1 प्रारंभिक कथन कैसे, कब और कहां से संबंधित है। पहला प्रश्न है 1782 में रॉबर्ट क्लाइव ने किसे हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जेम्स रेनेल। 1782 में रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे को तैयार करने का काम सौंपा था। भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनेल का वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में ब्रिटिश काल के संदर्भ में कथन पर विचार करें। पहला है हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का कार्य रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रेनेल को सौंपा। दूसरा है रॉबर्ट क्लाइव भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तीसरा है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। कूट का प्रयोग करके सही कथन का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला और तीसरा कथन सही है। रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनेल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला प्रश्न है एक वक्त में इतिहासकार किस चीज के जादू में खोए रहते थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी तारीख। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहसें चलती थी। अगला प्रश्न है निम्न में से शास्त्र भेंट किसको कहा गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्राचीन पवित्र ग्रंथ को। अगला प्रश्न है निम्न में से लिप्टन चाय का विज्ञापन कब तैयार किया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1922 में। 1922 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया विज्ञापन इस बात की ओर संकेत करता है कि दुनिया भर के शाही लोग यही चाय पीते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के तीसरे बेटे का नाम राजकुमार आर्थर था। दूसरा है राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कनाट की पदवी दी गई थी। कूट का प्रयोग कर सही कथन का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। पुराने विज्ञापनों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि नए उत्पादों के लिए बाजार किस तरह तैयार हुए और किस तरह नई रुचियां चलन में आई। 1922 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया विज्ञापन इस ओर संकेत करता है कि दुनिया भर के शाही लोग यही चाय पीते हैं। ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार आर्थर घोड़े पर बैठा हुआ है। राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कनाट की पदवी दी गई थी। अगला प्रश्न है निम्न में से वॉरेन हेस्टिंग्स भारत के गवर्नर कब बने। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1773 में। वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 में पहले गवर्नर जनरल बने। इतिहास के किताबों में गवर्नर जनरलों के कारनामों, जीवनियों में उनकी गौरव गाथाओं और तस्वीरों में उनके भव्य व्यक्तित्व को उभारा जाता था।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथन का चयन करें। पहला है, इतिहास की किताबों में गवर्नर जनरलों के कारनामों, जीवनियों में उनकी गौरव गाथाओं और तस्वीरों में उनके भव्य व्यक्तित्व को उभारा जाता था। दूसरा है, जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही दिया हुआ है। इतिहास में गवर्नर जनरल और वायसरायों का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता था। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। यह ऐसे था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता था। जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य बना रहे। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती है। जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है उसमें भारतीयों की गतिविधियां कोई मायने नहीं रखती, उनके लिए वहाँ कोई जगह नहीं होती। इतिहास की किताबों में गवर्नर जनरलों के कारनामों, जीवनियों में उनकी गौरव गाथाओं और तस्वीरों में उनके भव्य व्यक्तित्व को उभारा जाता था। अगला प्रश्न है, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जेम्स मिल। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक एक किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा था। कालखंडों के इस निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने मान भी लिया। अगला प्रश्न है, 1817 ईस्वी में भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश नामक 3 कालों में बांटने वाला स्कॉटलैंड का दार्शनिक कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जेम्स मिल। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक एक किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश 3 कालखंडों में बांटा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन पर विचार करें। पहला है, मील के अनुसार सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। दूसरा है, अंग्रेजों के आने से पहले धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था तथा हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का राज चलता था। तीसरा है, भारतीयों को सभ्यता में लाने के लिए ब्रिटिश शासन भारत में शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। चौथा है, मील ने सुझाव दिया कि भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन से वंचित किया जा सके। उपर्युक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है। मील को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। मील की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। मील ने तो यहाँ तक सुझाव दिया कि अंग्रेजों को
भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। निम्न में से यह कथन किसका है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जेम्स मिल का। मिल ने सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। अगला प्रश्न है, इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को आमतौर पर कितने भागों में बांटा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 3 भागों में। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं हैं। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आई है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न दिए गए कथनों पर विचार करें। पहला है, पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। दूसरा है, मध्यकालीन समाज के अंतर्गत जहां आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थी। तीसरा है, अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में पाते हैं। चौथा है, अंग्रेजों के शासनकाल में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी, न ही आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। उपरोक्त कथन में से कौन से कथन सही हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पहला, दूसरा और चौथा कथन सही है। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं हैं। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आई है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थी। अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी, न ही यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। अगला प्रश्न है, जब हम देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, उसे डैश कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, औपनिवेशिक। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में औपनिवेशिक युग से क्या अभिप्राय है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ब्रिटिश काल। ब्रिटिश शासन के कारण भारत की मूल्य, मान्यताओं और पसंद नापसंद, रीति रिवाज व तौर तरीकों में क्या बदलाव आए। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश काल में महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए क्या बनाए गए? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी, अभिलेखागार और संग्रहालय। अंग्रेजों को यह लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभालकर रखना जरूरी है, लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवा लिए। तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन पर विचार करें।
पहला है, अंग्रेजी शासन द्वारा अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए। दूसरा है, भारत में अंग्रेजी शासन काल को औपनिवेशिक युग के नाम से जाना जाता है। तीसरा है, जब एक देश से दूसरे देश में नकल करने के बदलाव को परौपनिवेशिक काल कहा जाता है। कोट का प्रयोग करके सही कथन का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला और दूसरा कथन सही है। अंग्रेजों को यह लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है, लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवा लिए। तहसील के दफ्तर, कलेक्टरेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय अभिलेखागार कब बनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1920 में। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया। जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसराय के निवास के नज़दीक बनाए गए थे। इससे पता चलता है कि अंग्रेजों की सोच में इन संस्थानों का कितना भारी महत्व था। अगला प्रश्न है, निम्न में से राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसराय के निवास के नज़दीक बनाए गए थे। इससे पता चलता है कि अंग्रेजों की सोच में इन संस्थानों का कितना भारी महत्व था। अगला प्रश्न है, देश का शासन अच्छी तरह से चलने के लिए अंग्रेजों ने किस बात को विशेष महत्व दिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सर्वेक्षण। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए कथनों पर विचार करें। पहला है, किसी भी देश को अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। दूसरा है, 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। तीसरा है, इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इलाकों का शासन चलने के लिए इन सारी बात का जानना ज़रूरी होता है। चौथा है, 19वीं सदी में आखिर से हर 15 साल में जनगणना भी की जाने लगी। कूट का प्रयोग कर सही कथन का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेजों का विचार था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गांवों में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहासों व फसलों का पता लगाया जाता था। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना ज़रूरी था। 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांत में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारियां इकट्ठा की जाती थी। इसके अलावा वानस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातत्वीय सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चैप्टर 2 व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है
से संबंधित प्रश्नों का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।